आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल तेजी से बढ़ा है और बढ़ने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा हाइपरसोनिक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, क्वांटम कंप्यूटिंग इत्यादि ने भी वारफेयर को और ज्यादा अनसर्टेन बना दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज का मिलिट्री ऑपरेशन में इस्तेमाल भी यह एक चैलेंज लेकर आया है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल का मिलिट्री रोल में इस्तेमाल भी एक चैलेंज पेश कर रहा है। साइबर और स्पेस तथा इस तरह के अनेक टेक्नोलॉजी ने वारफेयर में एक नया अनकन्वेंशनल कंपोनेंट जोड़ा है। हालांकि कई बार मैं यह भी सोचता हूं कि हम जिन्हें कल तक वारफेयर या का अनकन्वेंशनल तरीका मान रहे थे, क्या वे आज वास्तव में अनकन्वेंशनल रह गए हैं? तेजी से हो रहे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के मद्देनजर ये अनकन्वेंशनल मेथड्स तेजी से कन्वेंशनल रियलिटी का रूप लेते हुए नजर आ रहे हैं। आज की स्थिति बताती है कि वारफेयर का जो पुराना हार्डवेयर बेस्ड सिस्टम था वह अब सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम की ओर आगे बढ़ रहा है। और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हमें अभी देखने को मिल रहे हैं, इसका आकलन करके एक बात तो निश्चित रूप से कही जा सकती है, और वह यह कि आने वाले समय में वारफेयर भी सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम पर ज्यादा डिपेंड करेगा। साथियों, कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहता हूं कि परिस्थितियां चाहे जियो स्ट्रेटेजिक हों या टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की हों, दोनों परिस्थितियां आज पहले की तुलना में कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स हैं। इसलिए आज जब हम सिक्योरिटी पाथवेज के नए नए फॉर्मुलेशंस का प्रयास करते हैं या फिर पॉलिसी फॉर्मुलेशन का प्रयास करते हैं, तो हमें दोनों एस्पेक्ट्स पर, दोनों पहलुओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। चाहे शिफ्टिंग ग्लोबल ऑर्डर हो या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, दोनों ने हमारी ओवरऑल सिक्योरिटी सिनेरियो पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डाला है। आज हमारी सीमाएं, चाहे वह नॉर्दर्न बॉर्डर हो, वेस्टर्न बॉर्डर हो, ईस्टर्न बॉर्डर हो या फिर इंडो पैसिफिक हो, ये कहीं ज़्यादा वल्नरेबल हैं। हालांकि इन सीमाओं पर चैलेंजेस पहले भी थे, इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन हालिया परिस्थितियों को देखते हुए यह और ज़्यादा इंटेंस हो गए हैं। लेकिन मुझे आपसे ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि पिछले 10 से 11 वर्षों में हमारी सरकार ने इन सिचुएशन को न सिर्फ अच्छे से समझा है, बल्कि उनके अकॉर्डिंग स्टेप्स भी उठाए हैं। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में हमारी सरकार आई। उस समय ही प्रधानमंत्री जी ने हमें एक विजनरी अप्रोच दिया, जिसको फॉलो करते हुए हमने काफी सारी अनसर्टेनिटीज को टैकल करने की शुरुआत की थी। यदि हमारी सरकार द्वारा उठाए गए स्टेप्स की मैं बात करूं तो उसमें तो लंबा समय लग जाएगा, लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण बिंदु की बात यहां पर जरूर करना चाहूंगा, और वह बिंदु है आत्मनिर्भरता का, सेल्फ रिलायंस का। आत्मनिर्भरता के अपने प्रयासों के माध्यम से हमने अपने आर्म्ड फोर्सेस, खासकर एयरफोर्स के ट्रांसफॉर्मेशन का बीड़ा उठाया हुआ है। और हम इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसा महत्वपूर्ण मुद्दा आउटसोर्सिंग के दम पर लंबे समय तक नहीं चल सकता है। यहाँ आउटसोर्सिंग से मेरा आशय है इंपोर्ट डिपेंडेंस। वह कहीं ना कहीं हमारी नेशनल सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज कर रहा था। हमें अब डिफेंस सॉवरेनिटी की ओर जाना था और हमने उसके ऊपर कार्य करना यह प्रारंभ किया है। इसलिए हमने देश के अंदर ही डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष बल दिया है, जिसके सकारात्मक परिणाम आज हमें देखने को मिल रहे हैं। आज न केवल पब्लिक सेक्टर में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का अनपैरेलल्ड ग्रोथ हुआ है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ चढ़कर आज हिस्सा ले रहे हैं। जैसे जैसे डिफेंस प्रोडक्शन का क्षेत्र हाई टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होता जा रहा है, वैसे वैसे स्टार्टअप्स और एमएसएमईज की भूमिका भी तेजी से बढ़ती जा रही है। ये डिफेंस इनोवेशन के बैकबोन साबित हो रहे हैं, क्योंकि इनके पास क्रिएटिविटी और एजिलिटी तो है ही, उसके साथ साथ इनके अंदर रिस्क लेने की क्षमता भी है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हाई टेक वारफेयर में
प्राइवेट सेक्टर, स्टार्टअप्स और एमएसएमईज की भूमिका और अधिक बढ़ने वाली है। साथियों, इंडियन एयरफोर्स ने जिस प्रकार से आत्मनिर्भरता के हमारे प्रयास को सपोर्ट किया है वह सराहनीय है। एविएशन सेक्टर में आत्मनिर्भरता लाने में इंडियन एयरफोर्स का निश्चित रूप से बहुत बड़ा योगदान रहा है। मुझे जानकर खुशी हो रही है कि इंडियन एयरफोर्स ने आईडेस स्कीम्स, मेक कैटेगरी और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत अनेक ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं जो अभी डेवलपमेंट के विभिन्न स्टेजेस पर हैं। इंडियन एयरफोर्स का रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशनल इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ावा देने की ओर उठाएगा, यह कदम सराहनीय है। साथियों, आज के टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन के दौर में एयरोस्पेस इंडस्ट्री सबसे ज्यादा हाईटेक तथा नीश टेक्नोलॉजी फील्ड है। इसे ध्यान में रखते हुए इंडियन एयरफोर्स आज उपलब्ध मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एडॉप्टेशन पर ध्यान तो दे ही रही है, इसके साथ ही नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट की दिशा में भी काम कर रही है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स ने डीआरडीओ, एडीए, एचएएल और बीएल जैसी संस्थाओं के साथ में मिलकर जिस तरह से काम किया है वह काबिले तारीफ है। साथियों, मैं यहां एक और बात आपसे बताना चाहूंगा। एयरफोर्स की जरूरत को ध्यान में रखते हुए एरो इंजन डेवलपमेंट हमारी सरकार की प्रायोरिटी एरिया है। हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं। हमने सभी अवेलेबल ऑप्शंस को अच्छी तरीके से एनालाइज करके एक डिसीजन की ओर बढ़ने का प्रयास किया है। हमारी कोशिश है कि यह इंजन को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के मॉडल पर फुल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के साथ भारत में ही बने। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जल्दी ही इस लक्ष्य को हम हासिल करके रहेंगे। साथ ही यह हमारी स्पेशल ज्योग्राफिकल और स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स के अनुरूप हो। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हम जल्द ही इस क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लेने वाले हैं या करने वाले हैं। और साथ ही हमारी यह भी कोशिश रही है कि हमने जो भी प्लेटफॉर्म्स और इक्विपमेंट देश के अंदर डेवलप किए हैं उनके इंडिजिनस कंटेंट में भी लगातार वृद्धि भी होती रहे। और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है ये सारी चीजें हो भी रही हैं। 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट और एलसीए मार्क 2 के डेवलपमेंट पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। एलसीए प्रचंड के एडिशनल नंबर्स की प्रोक्योरमेंट को सरकार से स्पेशल अप्रूवल भी हाल में मिल चुका है। एलसीए मार्क 1 के एडिशनल ऑर्डर्स अभी प्रोग्रेस में हैं। इसके अलावा कई एयर डिफेंस सिस्टम पर भी काफी हद तक सेल्फ रिलायंस अचीव की जा चुकी है। यदि मैं उनके नाम गिनाऊं, अस्त्र मार्क 2, प्रलय, स्मार्ट, एंटी फील्ड वेपन, यंजी एंटी रेडिएशन मिसाइल तथा वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कई वेपन सिस्टम प्रोडक्शन और डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस पर ये हैं। साथियों, हमारे साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और डेवलपर्स ने आत्मनिर्भरता के हमारे प्रयासों को पूरी तरह से सपोर्ट किया है। तेजस लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर प्रचंड, आकाश और ब्रह्मोस एयर डिफेंस वेपन्स जैसे इक्विपमेंट भारतीय डिजाइनर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की कैपेबिलिटी के शाइनिंग एग्जाम्पल्स हैं। साथियों, इन सारी बातों का जिक्र मैंने इसलिए किया है ताकि मैं यह बात आप अंडरलाइन कर सकूं कि हमारे एयरफोर्स ने बदली परिस्थितियों के अनुसार खुद को अपडेटेड रखा है। हमारी सरकार भी इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर पूरी तरह से कमिटेड है। हमारा यह कमिटमेंट है कि भारतीय वायुसेना को इस पूरे रीजन में एक डोमिनेंट पावर के रूप में एस्टैब्लिश किया जाए। आत्मनिर्भरता की हमारी जर्नी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके लिए कमिटमेंट, कोलैबोरेशन और यूनिफाइड विजन आज के वक्त की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार यह इंश्योर कर रही है कि भारतीय वायुसेना की आज की और भविष्य की जो भी आवश्यकता है वह पूरी तरह से फुलफिल हो।
आसमान में जो आपकी उड़ान है वह और भी ज़्यादा ऊंची हो। जब हमारी वायुसेना वेल इक्विप्ड होगी, जब हमारी वायुसेना मजबूत होगी, जब हमारी वायुसेना हाईली टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होगी, तो निश्चित रूप से भारत की नेशनल सिक्योरिटी भी इन्हांस होगी और वैश्विक पटल पर भारत एक चमकते सितारे की भांति उपस्थित होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय वायुसेना अपनी फॉर्मिडेबल लेगेसी को हमेशा बनाए रखेगी। अर्जन सिंह जी जैसे हमारे पूर्वजों का जो सपना था, एयरफोर्स उस सपनों को साकार करेगी और आने वाले समय में अपने मोटो यानी नवः स्पृशम दीप्तम को साकार करते हुए दुनिया की सबसे सशक्त वायुसेना के रूप में उभरेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।